दोस्तों, आप लोगों का परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो साइंस है पूरा एक तरफ से, पहले आपका केमिस्ट्री रहेगा, फिर इसके बाद फिजिक्स, फिर इसके बाद बायोलॉजी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आने लायक क्वेश्चन है, जो आता है बार बार, वही लेके आए हैं टोटल। ठीक है दोस्त, तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है। पहले हम लेके चल रहे हैं आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, फिर इसके बाद रहेगा आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, फिर इसके बाद रहेगा बायोलॉजी यानी कि आपका जीव विज्ञान। ठीक है दोस्त, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो कई बार पूछा, बार बार रिपीट करता है और चांस रहेगा कि यही आए पेपर में, ज़्यादातर चांस रहेगा कि यहीं से आएगा आपका पेपर। आप लोग इतना है तो पक्का याद करके जाना दोस्त। अब देखिए पहला क्या लिखा है क्वेश्चन आपका, उष्माक्षेपी यानी कोष्टक में लिख देना दहन यानी कि उष्माक्षेपी को दहन कहते हैं। ठीक है, एवं उष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, यानी कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी क्या होता है, इनके बारे में पहला याद कर लेना। ठीक है दोस्त, और दूसरा क्या दिया है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, इसको तो परिभाषा पहले लिखना भी है साथ में, और ये कितने प्रकार का ये भी बताना है, और इसका उदाहरण सहित भी एक का एग्जाम्पल दे देना आप लोग। फिर इसके बाद विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका रासायनिक नाम और उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर तो लिख ही दिए हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है ये याद कर लेना। ठीक है, इसका फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र रहेगा रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्त, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी आप लोग याद कर लेना, और उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ होता है इसका उपयोग, ये पूरा याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद विरंजक चूर्ण तो हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और अणुसूत्र जो होता है, यानी कि जो रासायनिक मतलब फार्मूला नहीं होता है इसका, वही लिखना रहेगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद पांचवा वाला क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और दो अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसका परिभाषा लिखना और दो अनुप्रयोग लिखना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं कई बार पूछा और बार बार पूछता है, चांस रहेगा कि अब की बार भी पूछे। ठीक है, तो पूरा याद करना आप लोग। फिर छठवां देखिए क्या लिखा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन और उपयोग लिखिए। संगठन और उपयोग लिखना है किसका, आपका कॉपर का। ठीक है दोस्त, आगे देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ और हानि लिखिए, यानी कि मेंडलीव का आवर्त सारणी का लाभ और हानि लिखना है। ठीक है, जैसे इनका मेंडलीव का जो भी आवर्त सारणी है उसका लाभ और हानि पूरा याद करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के इसमें कै ठो बताएं, छः ठो आप लोग फिजिक्स आपका केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का आप लोग याद कर लेना। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपका फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान, फिर इसके बाद आपका बायोलॉजी का रहेगा दोस्त। ये आपका रसायन विज्ञान यानी साइंस में आपका क्लास 10 में जो होता है, साइंस 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री यानी C, फिर इसके बाद फिजिक्स लिख देते हैं P, फिर इसके बाद बायो होता है। तो हम पहले रसायन को बताए हैं, यानी कुल टोटल आपका जो 70 मतलब पूरा 100% सिलेबस में से 30% काटने के बाद जो चांस रहेगा वही बता रहे हैं। यानी कि अब की बार तो आपका पूरा 100% सिलेबस में से 30% सिलेबस पहले ही काट के निकाल दिया गया है, जो बच रहा है उसमें से आने वाला जो क्वेश्चन उसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद हम लिखते हैं फिजिक्स का। आइए दोस्त, अब क्लास 10 का आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आने वाला है, यानी कि यहाँ पे रहेगा भौतिक विज्ञान। विज्ञान में जो है आपका 3 विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान का भी बताइए कि अब देखिए भौतिक विज्ञान में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछता और फिर रिपीट करके पूछने का चांस है, यानी कि पूछेगा यहाँ से। ठीक है दोस्त, तो आपका पहला टॉपिक इसमें देखिए क्या याद करना है आपको, निकट और दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, आरेख द्वारा समझाइए। निकट दृष्टि दोष यानी कि इसमें क्या होगा, उल्टा इसका निकट दृष्टि दोष कह रहा है, तो इसका मतलब दूर की वस्तुएं क्या होगी, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब जब कहेगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। समझ रहे कि नहीं, यानी कि जो कहेगा उसका उल्टा वस्तु नहीं दिखाई देगी।
और जो कह रहा है वो दिखाई देगी। यानी कहेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगा, जो कहेगा, जो दोष कहेगा वो दिखाई देगा, उसका अपोजिट वाला नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्त। और देखिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो यानी कि दो प्रकार के आपके लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंस होते हैं आपका लेंस। यानी देखिए पूछेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। जब आपको निकट दृष्टि दोष बीमारी हुआ और दूर दृष्टि, तो देखिए जिसका नाम छोटा, निकट का नाम क्या है बड़ा, तो इसके लिए बड़ा वाला लेंस लेंगे। जिसे अवतल में देखो बड़ा, अवतल लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष हुआ तो उसके लिए बड़ा नाम वाला लेंगे। यानी कि देखिए निकट बड़ा है अक्षर और दूर वाला लिखने पे छोटा आ रहा है, तो दूर का अक्षर छोटा लिखने पे आ रहा है तो इसके लिए छोटा वाला नाम, यानी कि उत्तल छोटा हो जाएगा। अवतल देखिए इसमें 4 अक्षर मिलके बन रहा है, तो यानी जो बड़ा नाम रहेगा उसके लिए बड़ा वाला नाम, मतलब बड़ा वाला लेंस लेंगे, और छोटे वाले के लिए छोटा। याद हो जाएगा आप लोग को। परिभाषा याद करने का तरीका, जो कहेगा वो समझ जाए कि उसको वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन उसका अपोजिट वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, समझ रहे कि नहीं। और नाम में जिसका नाम बड़ा उसके लिए बड़ा वाला लेंस, जिसका नाम छोटा उसके लिए छोटा लेंस। जैसे देखिए निकट लिख के देखिए, इसका नाम लिखने बड़ा आएगा लेकिन दूर लिखिए दुई अक्षर में हो जाएगा। जो छोटा नाम उसके लिए छोटा लेंस, यानी कि देखिए दूर लिखेंगे तो इसके उत्तल में भी लिखने पे छोटा मतलब कम आएगा, यानी 3 आएगा, लेकिन निकट लिखेंगे तो इसमें कैसे आएगा 3, अवतल में 4, यानी कि बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटे लेंस का प्रयोग करेंगे। समझ रहे कि नहीं। निवारण यानी ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, इसके लिए आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या बोला है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। यानी मानव नेत्र यानी आंख बनाना रहेगा, उसका जो मेन पोर्शन रहेगा उसके बारे में लिखना रहेगा आपको। यानी किसका फिगर, कैसे पहले फिगर बना लेना, फिर इसके बाद जो मेन रहेगा आपका कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, इस तरह के जो भी इसके अंदर जो भी मिलेंगे सबको लिखना रहेगा एक एक तरफ से। ठीक है, पहले फिगर बनाना रहेगा इसमें। अब देखिए आपका तीसरा वाला क्वेश्चन जो पूछता है बार बार, तो आपका ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। यानी कि ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है RI, पढ़े हैं कि नहीं। ये वाला नियम कैसे बना है, यानी फार्मूला का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओम क्या बताए थे इसके बारे में पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा नहीं बताएंगे। ठीक है, खाली जो मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आने वाला चांस है कि हाँ ये बार बार पूछता है आएगा, खाली वही सब बताएंगे। ठीक है, तो आपका देखिए चौथा वाला, प्रतिरोध का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का चित्र वर्णन कीजिए। यानी कि फिगर बना के, यानी कि चित्र बना के इसका समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, ये सब पूरा बताना रहेगा। समांतर और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जैसे इस तरह सीधे सीधे जोड़ते हैं, R1 R2 प्लस R3, इस तरह जितना भी प्रतिरोध रहे इसी तरह जोड़ते हैं, इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में कहेगा तो इसका आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 करके जोड़ देते हैं प्रतिरोधों को इस तरह। इस तरह जितना भी प्रतिरोध रहता है आपका हो जाएगा कौन सा क्रम, इस समांतर क्रम में। अगर सीधे सीधे खाली जोड़ दे, बटे में ना करके जोड़े, तो श्रेणी क्रम में रहता है। ठीक है, इसका फिगर भी बनाना है, फिगर बना के आप लोग कर सकते हैं। फिगर बना के करना रहेगा आप लोग को, सत्यापित यानी सिद्ध करना है फार्मूले को। ठीक है, अब देखिए आपका बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये भी बार बार पूछता है, तो इसको भी याद कर लेना आप लोग। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा विद्युत धारा ज्ञात करने में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। फ्लेमिंग यानी कि अपने हाथ के बारे में जो भी बताए थे, या फैराडे का नियम, ये भी याद करना आप लोगों को, पूरा बढ़िया से याद कर लेना, ये भी बार बार पूछता है। फिर इसके बाद आखिरी वाला देखिए, 7वां वाला देखिए, अभी आखिरी नहीं, इसके बाद भी 2 ठो है, अभी बताएंगे फिजिक्स में 2 ठो और है। तो देखिए ये वाला 7वां वाला क्या लिखा है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए और इसके सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए, विभक्त वलय का महत्व लिखिए। यानी कि ये भी आपको बार बार पूछता है, ये सब जितना लिखिए समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आगे वाला लिखते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
आइए दोस्त, अब 7 तो बता ही चुके थे फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। अब 8वां देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आने का चांस है। तो 8वां वाला आपका क्या, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, जो बार बार आता है आपका पेपर में। फिर इसके बाद देखिए आपका 9वां ओजोन क्या है, यानी कि इसका फार्मूला होता है O3, आप लोग को पता होगा। ये आपका O3 होता है, आपका समताप मंडल में पाया जाता है दोस्त। तो ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है, इसके बारे में भी बार बार पूछता है। तो आप लोग इतना कष्ट करके याद कर लेना अगर पेपर में बढ़िया नंबर लाना है। आइए दोस्त, अब आपका जीव विज्ञान जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछता है और पूछने का चांस है। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त? अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या लिखे हैं, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी रुधिर क्या होता है और लसिका क्या होता है, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करना है, अंतर लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है जो बार बार पूछता है, पाचन तंत्र से क्या तात्पर्य है, आमाशय तथा क्षुद्रांश होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि दूसरा भी आपका बार बार पूछता है, इसीलिए इसको लिखे। तीसरा, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए और मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि लिखिए, यानी कि ये भी आपका बार बार पूछता है। और चौथा वाला क्वेश्चन जो है, प्रजनन क्या है, नर और मादा जनन तंत्र का चित्र वर्णन कीजिए, आपका हो गया चौथा वाला। पांचवा देखिए जो पूछता है आपका बोर्ड एग्जाम में, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सहित लिखिए, यानी समजात क्या होता है, समरूप क्या होता है, इसके बारे में उदाहरण सहित लिखना है। अब छठवां जो है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, यानी कि मेंडल का जो नियम है आनुवांशिकता से संबंधित जो नियम दिए थे उसके बारे में वर्णन करना है। मटर के दाने होने पे परीक्षण किए थे उसके बारे में पूरा, ठीक है। ये आप डीपली नहीं बताएंगे, फिलहाल जान जाइए कि जो मेन है वही लेके आए हैं दोस्त। अब देखिए 7वां वाला, लिंग गुणसूत्र का अर्थ क्या है, मनुष्य लिंग का निर्धारण वर्णन सहित कीजिए, यानी कि मनुष्य का लिंग का निर्धारण क्या करना, वर्णन सहित, यानी कि लिखना उसके बारे में, जो उसका बेसिक चीज होता है। यानी कुल मिला के बायोलॉजी से कितना हो गया आपका 7, यानी कि जितना भी लिखाए हैं इतना जान लीजिए कि बिना इसके याद किए हुए आप लोग एग्जाम में नहीं जाएंगे, ठीक है। पूरा जितना बताएं पूरा याद करके जाना है। और ये बार बार पूछा था एग्जाम में, हम देखें बार बार पूछा था, रिपीट कर रहा था बार बार, जैसे कि 2019 में पूछा, फिर 2020 में पूछ दिया, फिर 2021 में, फिर 2022 में, यानी कि टोटल इस तरह का छाट के क्वेश्चन लेके आए जो मेन था। बहुत टाइम लगा है छाटने के लिए, ठीक है दोस्त। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपका अपना चैनल है परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।